हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। देखो, अब तक की वीडियोस में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल, उसका इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं जो भी हमारे ग्रेजुएशन के सिलेबस में आती है वो सब हम देख चुके हैं। आज देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसकी लिमिटेशन, और फिर कुछ कंपाउंड्स के पीएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करके देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इसकी सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। PMR spectra of a compound act as a fingerprint of a given substance. If the PMR spectra of a given sample is similar with the spectrum of known compound, then the sample must be identical with the given compound. इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे दुनिया में सभी इंसान के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट इंसान के मतलब डिफरेंट होते हैं, किसी भी दो इंसान के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। उसी तरह होता है पीएमआर स्पेक्ट्रा। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीएमआर स्पेक्ट्रा कभी सेम नहीं हो सकते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। मान लो कोई एक कंपाउंड है जिसका आप एक मान लेते हैं एसीटोन है, उसका आपको पीएमआर स्पेक्ट्रा पता है कि इसका इस तरह से आता है, और आपको फिर एक कोई अननोन कंपाउंड दे दिया, उसका आपको नाम नहीं बताया, लेकिन आपसे कहा इसका पीएमआर स्पेक्ट्रा लो। हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसका पीएमआर स्पेक्ट्रा लिया। अगर वो सेम एग्जैक्टली एसीटोन जैसा आ रहा है, जैसे हमें एसीटोन का पता है, जो नॉन कंपाउंड हमें उसका स्पेक्ट्रा पता है, तो वो अगर उस जैसा ही है, बिल्कुल उसका से सिमिलर है, तो वो 100% जो हमारा अननोन कंपाउंड है वो भी एसीटोन ही होगा। एसीटोन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या है, फिंगरप्रिंट की तरह एक्ट करता है पीएमआर स्पेक्ट्रा किसी भी सब्सटेंस के। अगर जिस तरह फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते दो इंसानों के, उसी तरह दो कंपाउंड्स के पीएमआर स्पेक्ट्रा भी सेम नहीं हो सकते। तो पीएमआर स्पेक्ट्रा हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड वन है डिस्टिंक्शन बिटवीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हम पीएमआर स्पेक्ट्रा का यूज करते हैं। देखो, हमने ये पढ़ा था कपलिंग कांस्टेंट वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो थी जो कपलिंग कांस्टेंट है जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिस आइसोमर के लिए होता है अबाउट 10 to 12 हर्ट्ज, और ट्रांस के लिए होता है 16 to 18 हर्ट्ज। तो उनके कपलिंग कांस्टेंट के बेसिस पे हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर एक कंपाउंड हमें गिवन है इस तरह से, मान लो ये कंपाउंड है, ये एक ट्रांस कंपाउंड है, ये इसी जैसा मतलब सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये ट्रांस कंपाउंड है। तो इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो अबाउट 10 to 12 हर्ट्ज आएगी, और इस केस में कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 16 to 18 हर्ट्ज आएगी। तो हम ऐसे दो सिस और ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में भी मेनली पोजीशन आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक ले लेते हैं हम प्रोपेन 1-ओल। प्रोपेनोल है। सेकंड लेते हैं प्रोपेन 2-ओल। तो इसका क्या होगा? प्रोपेन है, 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया प्रोपेन 1-ओल। और इसका प्रोपेन 2-ओल है, तो सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, ये हो गया प्रोपेन 2-ओल। तो ये क्या है? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इन्हें कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, और पोजीशन आइसोमर स्ट्रक्चर आइसोमर का एक पार्ट होता है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएमआर स्पेक्ट्रा। अगर आप देखोगे तो इसमें देखो 4 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन ए कहेंगे, तो ये बी टाइप हो गए, ये सी और ये डी। तो कुल मिला के इसमें 4 सिग्नल्स आएंगे, 4 सिग्नल देखने को मिलेंगे। और इस केस में अगर इसको हम ए कहेंगे तो ये भी ए कहेगा, ए ही होगा, क्योंकि इनका क्या एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। ये हो गया बी टाइप प्रोटॉन और ये हो गया सी टाइप प्रोटॉन। इनका जो पीएमआर स्पेक्ट्रा में मतलब 3 सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। 3 टाइप के प्रोटॉन है, इसमें 4 टाइप के प्रोटॉन है। तो एक तो यहीं से डिस्टिंग्विश, और ऊपर से इसमें क्या होगा, ये जो अगर हम प्रोपेन 1-ओल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोपेन 1-ओल, इसमें जो 3Ha टाइप प्रोटॉन है, 3Ha टाइप प्रोटॉन है, उनका इन 2 की वजह से ट्रिपलेट आएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, तो एक ट्रिपलेट देखने को मिलेगा 3H के करस्पॉन्डिंग। और ये जो 2
H है बी टाइप प्रोटॉन, इनकी वजह से भी स्प्लिटिंग होगी, इनकी वजह से भी स्प्लिटिंग होगी। तो देखो ये इसको पहले इन 3 प्रोटॉन की वजह से ये क्वार्टेट में स्प्लिट होगा, फिर इनकी वजह से वो क्वार्टेट फर्दर ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा। तो ऐसे आएगा कि ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट्स या फिर क्वार्टेट ऑफ ट्रिपलेट्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस केस में इसको हम मल्टीप्लेट लिखते हैं। नॉर्मली हम इसको मल्टीप्लेट लिख देते हैं कि बहुत से पीक्स देखने को मिलेगी एक सिग्नल की। फिर 2HC टाइप प्रोटॉन्स की, इन 2 प्रोटॉन की वजह से ट्रिपलेट आएगा, और इस एक HD टाइप प्रोटॉन का सिंगलेट आएगा। देखो इसमें जो OH वाला प्रोटॉन होता है ये बहुत एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, ये एसिडिक प्रोटॉन है। तो इसमें प्रोटॉन एक्सचेंज होता रहता है। ये प्रोटॉन कभी भी मतलब लंबे टाइम तक इसी ऑक्सीजन से अटैच नहीं होता। ये एक अल्कोहल का OH दूसरे वाले के OH से मतलब जो प्रोटॉन है वो रिप्लेस होता जाता है। ये अभी हम थोड़ी देर बाद भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में, प्रोटॉन एक्सचेंज। तो इसमें क्या है कि ये H यहाँ पे नहीं होता पूरे टाइम के लिए, तो ये इसकी साथ कपलिंग नहीं कर पाता, ये 2 प्रोटॉन इसके साथ कपलिंग नहीं कर पाते, तो इनकी स्प्लिटिंग नहीं होती एक दूसरे की वजह से। तो इन 2 H की स्प्लिटिंग सिर्फ इन 2 H की वजह से होगी, और ये इसकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। 1 H का हमें सिंगलेट देखने को मिलेगा। तो प्रोपेन 1 ऑल के केस में हमें 4 सिग्नल मिलेंगे, जिनमें एक ट्रिपलेट, एक मल्टीप्लेट, एक ट्रिपलेट और एक सिंगलेट होगा। और प्रोपेन 2 ऑल की बात करें तो ये 6HA टाइप प्रोटॉन है, इनका एक इस प्रोटॉन की वजह से डबलेट आएगा। ये एक HB टाइप प्रोटॉन है, इसका इन 6 प्रोटॉन ये इक्विवेलेंट है, इनकी वजह से एक सेप्टेट आएगा। और ये एक जो 1HC टाइप प्रोटॉन है इसका सिंगलेट आएगा। तो इस तरह इनके PMR स्पेक्ट्रा के बेसिस पे हम पोजीशन आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसकी 4th एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ PMR स्पेक्ट्रा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन जरूरी होता है और कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो ये क्या है, इन आपस में एक तरह की इंट्रैक्शन होती है, इनके बीच में अट्रैक्शन होती है, तो ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 तरह की होती है ये, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर होती है कि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, इस मॉलिक्यूल का O दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ बॉन्डेड है, तो इस मॉलिक्यूल का O फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ बॉन्डेड है, तो ये है हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा होती है एक ही कंपाउंड के अंदर, जैसे हमने एग्जांपल लिया है इस C डबल बॉन्ड, इस कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो इस अल्कोहलिक H के साथ इस तरह बॉन्डेड है, तो ये एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उसको कहेंगे इंट्रा विद इन सेम मॉलिक्यूल। और इंटर है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको इंटरमोलिकुलर कहेंगे। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ये एक दूसरे के पास रहेंगे, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है इंटरमोलिकुलर, जबकि इंट्रामोलिकुलर है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, दूसरे मॉलिक्यूल का इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें, सैंपल की कंसंट्रेशन चेंज कर दें, तो PMR स्पेक्ट्रा में अगर चेंज आया, कंसंट्रेशन चेंज करने से अगर PMR स्पेक्ट्रम में चेंज आया, तो इसका मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, क्योंकि इट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो उसका PMR स्पेक्ट्रा भी डिफरेंट आएगा। और इंट्रामोलिकुलर में ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, तो कंसंट्रेशन चेंज करने से इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा PMR स्पेक्ट्रा में। जो कंसंट्रेशन चेंज करने से पहले PMR स्पेक्ट्रा था, चेंज करने के बाद भी वही PMR स्पेक्ट्रा आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके बेसिस पे हम इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, जो कि एक टेक्निक होती है, मेडिकल फील्ड में यूज होती है। इसमें क्या है कि जो बॉडी के इनर पार्ट्स है हम उनकी इमेज ले सकते हैं। MRI scanners use strong magnetic fields and radio wave to generate image of the organs in the body, and disease like tumors are detected by MRI। बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स या फिर स्टोन वगैरह जो पथरी होती है या फिर कोई ट्यूमर कैंसर सेल्स होती है, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग MRI टेक्निक। और MRI जो टेक्निक है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है कि ये MRI में यूज होती है PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस। तो देखो जो प्रोटॉन्स होते हैं मेनली जो OH ग्रुप
हो गए इन अल्कोहल्स में, वो रैपिडली एक्सचेंज करते हैं ऑर्डिनरी कंडीशन में ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एसिडिक इम्प्योरिटीज इनटू द सैंपल। मान लो ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ये इसका हाइड्रोजन है, इसके हाइड्रोजन पे ऐसे स्टार लगा दिया, ये एक कंपाउंड बी कंपाउंड, तो बहुत रैपिडली क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आता है, तो प्रोटॉन आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। उसकी वजह से क्या है कि ये प्रोटॉन इन हाइड्रोजन के साथ कपलिंग नहीं कर पाता, ये प्रोटॉन इन हाइड्रोजन के साथ कपलिंग नहीं कर पाता, और इसका आता है सिंगलेट। अगर हम देखें स्पेक्ट्रा, तो जो एक्चुअल में आता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका इन दो प्रोटॉन की वजह से ट्रिपलेट आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका सिंगलेट आता है, इनका इन 4 प्रोटॉन की वजह से क्वार्टेट आता है, और इन 3 प्रोटॉन का इन 2 प्रोटॉन की वजह से ट्रिपलेट आता है। तो एक ट्रिपलेट, एक क्वार्टेट, एक सिंगलेट देखने को मिलता है। तो ये होता है ड्यू टू प्रोटॉन एक्सचेंज, बहुत रैपिडली प्रोटॉन एक्सचेंज होते हैं क्योंकि ये प्रोटॉन बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। लेकिन ये तो है ऑर्डिनरी कंडीशन में। ऑर्डिनरी कंडीशन में जो हमारा सैंपल है वो एयर के साथ या ह्यूमिडिटी के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसमें एसिडिक इम्प्योरिटीज डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं, रैपिडली एक्सचेंज करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करें कि इनका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको स्लो कर दे, या तो इसमें क्या कर दे, कैसे स्लो किया जा सकता है, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स, rate of exchange of protons can be lowered by, पहला तो क्या है कि इसमें कुछ बेस डाल दो, क्योंकि एसिडिक इम्प्योरिटीज डेवलप होगी तो बेस डाल देंगे तो एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ये प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। बाय एडिंग बेस, कोई बेस ऐड कर दे, लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस है, ये बेस ऐड कर दे तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिक इम्प्योरिटीज को। सेकंड है कि टेम्परेचर को कम कर दे, टेम्परेचर को कम करने से भी जो रैपिडली एक्सचेंज हो रहा है उसका जो प्रोसेस है वो रेट है वो स्लो हो जाएगा। थर्ड है बाय यूजिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करेंगे तो प्रोटॉन रैपिडली एक्सचेंज नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटॉन एक्सचेंज होने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होगा इजीली, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो इनके जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल है वो बहुत दूर दूर होंगे, तो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे प्रोटॉन एक्सचेंज के लिए, तो जो प्रोसेस है प्रोटॉन एक्सचेंज का वो स्लो हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या है, हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होगा तो इसकी और इसके साथ वाले प्रोटॉन्स की कपलिंग होगी आपस में, तो इसकी पीक में भी स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। तो अगर हम देखें, एक हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ये सिंपली होगी प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल एक कार्बन से अटैच है जो सिर्फ एक अगले कार्बन से अटैच है, तो इसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, यह है प्राइमरी अल्कोहल। एक सेकेंडरी लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें क्या है, OH ऐसे ग्रुप कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और ऐसे ही एक टर्शरी अल्कोहल, कि अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। तो इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अगर इसका जो रेट ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस स्लो हो गया तो इस H का आएगा ट्रिपलेट ड्यू टू दीज 2 प्रोटॉन्स, इसका हमें ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। इस हाइड्रोजन का, इस एक हाइड्रोजन की वजह से कपलिंग होगी इसकी, ये तो दूर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो ये इसी हाइड्रोजन के साथ कपलिंग कर पाएगा, तो इसका डबलेट देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोजन के साथ करेगा तो डबलेट N+1 रूल के अकॉर्डिंग। और इस हाइड्रोजन का, क्योंकि इसके पास वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका हमें सिंगलेट देखने को मिलेगा। तो अगर एक तो यह हो 100% प्योर कंपाउंड है, प्योर इथेनॉल है, 100% प्योर अल्कोहल है, उस केस में कोई एसिडिक इम्प्योरिटी नहीं है, एक तो उस केस में, और दूसरा अगर हमने ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करके रेट ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस को स्लो कर दिया है, तो प्राइमरी अल्कोहल हो तो ट्रिपलेट आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो डबलेट आएगा, और टर्शरी अल्कोहल है तो सिंगलेट आएगा। तो इस बेसिस पे PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये थी कुछ एप्लीकेशन PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन। PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की लिमिटेशन क्या है, बहुत यूजफुल टेक्निक है, लेकिन फिर भी इसकी 1-2 लिमिटेशन है। सबसे पहली क्या है, इन मोस्ट ऑफ केसेस ओनली लिक्विड कैन बी स्टडीड बाय PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली जो सैंपल के तौर पे हम लिक्विड ही लेते हैं, इसमें गैसेज और सॉलिड्स का PMR स्पेक्ट्रा नहीं लिया जा सकता। सेकंड है, इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास के बारे में कुछ नहीं बताते, सिर्फ ये बताता है कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मोलिकुलर मास क्या है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते।
पीएमआर स्पेक्ट्रा यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पीएमआर स्पेक्ट्रा एक्चुअल में जब लेते हैं किसी कंपाउंड का तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत सारी स्प्लिटिंग हो रखी होती है पीक्स में, तो उनको डिस्टिंग्विश अच्छे से नहीं कर पाते। अब हम कुछ कंपाउंड्स के पीएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करके देखेंगे थ्योरेटिकली। सबसे पहले है पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है, इथेनल भी बोलेंगे इसको, अगर इसको IUPAC नेम से डिनोट करें तो ये है इथेनल, 2 कार्बन है तो इथेन, और Al होता है फॉर एल्डिहाइड ग्रुप, तो इथेनल या फिर एसिटाल्डिहाइड जो इसका कॉमन नेम है वो। तो इसका कैसा पीएमआर स्पेक्ट्रा आएगा वो देखते हैं। तो जो पीएमआर स्पेक्ट्रा के लिए एक पहले हमने देखा था, जो डेल्टा वैल्यू है वो कैसे करती है, एक बार ये देख लेते फिर से। 0.5 से अगर 2 के बीच में वैल्यू है, एक फिर 2 से 5, 5 से 8.5, 8.5 से 10 और 10 से 12.5, ये हमने पूरी एक टेबल देखी थी। 0.5 से 2 के बीच में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, कोई हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पे अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इस रेंज में उसकी पीएमआर उसकी वैल्यू आती है डेल्टा वैल्यू। और 2 से 5 के बीच में है तो इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो इस पे जो भी हाइड्रोजन होंगे उसका 2 से 5 के बीच में पीएमआर स्पेक्ट्रा आएगा। 5 से 8.5 आता है फॉर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2, और मेनली जो एरोमेटिक होते हैं उनकी रेंज होती है 7 to 8.5 के बीच में, 7 to 8.5 के बीच में होती है इनकी रेंज, मेनली जो एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। और 8.5 से 10 के बीच में आती है एल्डिहाइडिक H की, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन जो होती है उसकी वैल्यू इस बीच में आती है। और 10 से 12.5 के बीच में आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले H की, COOH, इस हाइड्रोजन की वैल्यू इस रेंज में आती है, और इसमें आती है CHO वाले एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन की वैल्यू इस रेंज में आती है। और एक और होता है 2 से 3 के बीच में, इसमें लाई करता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वैल्यू आती है इन द रेंज ऑफ 2 to 3 ppm, ये सारी वैल्यू। और कुछ पॉइंट और याद रखनी है, जीरो नहीं है, O से CH3 अटैच है, OCH3, तो इनकी होती है 3.5 से 4 के बीच में ये वैल्यू होती है। OCH2 है तो वो होती है 4 to 4.5, और OCH है तो 4.5 to 5। तो ये कुछ वैल्यूज है जो याद रखनी है, इनके बेसिस पे हम पीएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। अभी देखते हैं एसिटाल्डिहाइड, तो पहले इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया, ये है एसिटाल्डिहाइड, इसमें ये 3 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, ये A टाइप प्रोटॉन है तो ये हो गया B टाइप प्रोटॉन। तो इसमें आएंगे 2 सिग्नल्स आएंगे, 2 सिग्नल देखने को मिलेंगे, 3 हाइड्रोजन इनका एक सिग्नल आएगा और 1 H B टाइप का एक आएगा। देखो अब ये तो है एल्डिहाइडिक H है तो इस रेंज में इसकी वैल्यू आएगी 8.5 से 10 के बीच में। तो इनका बीच वाला ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, 8.5 से 10 के बीच में जो वैल्यू आती है अबाउट 9 to 9.5, अबाउट 9 to 9.5, तो एक्चुअल में 9.2 9.3, चल 9.3 लिख लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट करने की नहीं, अबाउट लिखते हैं, अबाउट 9.3 ppm। तो इस एल्डिहाइडिक प्रोटॉन की वैल्यू अबाउट 9.3 ppm आएगी यहाँ पे कहीं। और 3HA इनकी वैल्यू, अब ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इस रेंज में आनी चाहिए 0.5 से 2, लेकिन इसके साथ एक एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो ये डीशिल्डेड हो जाएंगे, तो इनकी 0.5 से 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ये अबाउट 2.2 ppm के में इसकी वैल्यू आती है। देखो और इनका क्या होगा, इस हाइड्रोजन की वजह से ये डबलेट में स्प्लिट हो जाएगा, तो अबाउट 2.2 ppm पे हमें एक डबलेट देखने को मिलेगा, और अबाउट 9.3 ppm पे हमें इन 3 प्रोटॉन की वजह से एक क्वार्टेट देखने को मिलेगा। तो इस बेसिस पे हम इसका एक पीएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। देखो 0 पे तो हमें दिखाना ही है TMS का सिग्नल, ऐसे TMS का सिग्नल दिखा दिया।
फिर है 2.2 ppm पे डबलेट, तो 2.2 ppm कहीं यहाँ होगा, तो 2.2 ppm पे डबलेट। इस तरह से एक डबलेट देखने को मिलेगा 2.2 ppm पे। एंड 9.3 पे एक क्वार्टेट देखने को मिलेगा, क्वार्टेट देखने को मिलेगा इस तरह से। अब ये तो है क्योंकि 3 प्रोटॉन की वजह से तो इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ये सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो ये होता है हमारा पीएमआर स्पेक्ट्रा। थ्योरेटिकली ड्रॉ किया है, वैसे तो एक्चुअल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर सिंप्लीफाई करके देखा, ड्रॉ किया एकदम। तो एसिटाल्डिहाइड का स्पेक्ट्रा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये है फॉर टीएमएस, ये है फॉर 3H A टाइप प्रोटॉन, एंड दिस इज फॉर 1H B टाइप प्रोटॉन। ये हो गया हमारा पीएमआर स्पेक्ट्रा। इसको लिख देते हैं, ये अबाउट 2.2 ppm पे है और ये अबाउट 9.3 ppm पे। इस तरह से हम पीएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं किसी कंपाउंड का। एक एग्जांपल और करके देखते हैं, पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या होता है? एसीटेट, ये एसीटेट है, ग्रुप है CH3COO और इसके साथ इथाइल अटैच है, यानी CH2CH3। ये हो गया हमारा पूरा इथाइल एसीटेट। इसमें कितने टाइप प्रोटॉन है? इन्हें हम ए टाइप प्रोटॉन कहेंगे, तो ये बी टाइप और ये सी टाइप। 3 तरह के प्रोटॉन है, 3 सिग्नल देखने को मिलेंगे। अब एक बार देख लेते हैं इनकी वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करेगी। तो ये स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। इन प्रोटॉन का सिंगलेट आएगा क्योंकि इसके पास वाले कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है जो इसके साथ कपलिंग करके इसको स्प्लिट कर सके, तो इनका आएगा सिंगलेट देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये CH3 से अटैच है, तो CH3 है तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसकी वैल्यू 0.5 से 2 ppm के बीच होगी। तो अबाउट जो इन प्रोटॉन की वैल्यू है, ए टाइप प्रोटॉन, अबाउट 2 ppm पे इनकी वैल्यू लाई करेगी, 2 ppm पे इनकी वैल्यू लाई करेगी। मतलब ये होता तो 0.5 से 2 के बीच में, लेकिन अप्रोक्सीमेट 2 की तरफ क्यों है? क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ पुल करके रखते हैं, तो ये थोड़ा सा डिशील्डेड हो जाता है। तो डिशील्डेड हो जाता है तो डाउन फील्ड रीजन की तरफ इसका चला जाता है। तो 0.5 से 2 के बीच में वैल्यू होगी, अबाउट 2 के पास होती है बिल्कुल इसकी। तो 2 ppm पे इसका एक सिंगलेट देखने को मिलेगा, एक सिग्नल देखने को मिलेगा अबाउट 2 ppm पे। ये बी टाइप प्रोटॉन है, तो आप देख के लग रहा है क्या है, OCH2, OCH2 ग्रुप है। तो OCH2 हमने देखा था, इसकी वैल्यू होती है 4 to 4.5 ppm। 4 to 4.5, तो इसके बीच में लिख देते हैं इनका कि इन दो प्रोटॉन का वैल्यू आएगी अबाउट 4.2, लिख दिया 4.2 ppm पे। 4.2 ppm पर क्या होगा, इन 3 प्रोटॉन की वजह से ये क्वार्टेट में स्प्लिट हो जाएगा। 3 की वजह से 3 + 1 4, तो क्वार्टेट में स्प्लिट हो जाएगा। अब इन 3 प्रोटॉन का इन 2 की वजह से ट्रिपलेट आएगा, सी टाइप प्रोटॉन इनका ट्रिपलेट आएगा। और कहाँ पे आएगी इनकी वैल्यू? इस रेंज पे, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो 0.2 से 5 से 2 के बीच में, और ये इस ग्रुप से भी थोड़ा सा दूर है, तो अबाउट इसकी लिख लेते हैं हम, इसके बिल्कुल बीच में आएगी थोड़ी, तो 1.6 या 1.7 ppm लिख लेते हैं अबाउट। थोड़ा पॉइंट से इधर उधर करें, 0.7 पे, सॉरी 1.7 कर दो या 1.45 कर दो, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ये क्वार्टेट और ये हो जाएगा इसकी वजह से ट्रिपलेट। तो ये हो गया हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन। अब इसके बेसिस पे हम पीएमआर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो 0 पे तो बनाना ही है फॉर टीएमएस, टीएमएस के लिए सिग्नल। फिर है 1.6 पे, 1.6 पे ट्रिपलेट देखने को मिलेगा एक, और 2-3 प्रोटॉन की वजह से है तो बड़ा ही होगा, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा ही होगी। ट्रिपलेट ऐसे होता है 1:2:1 की फॉर्म में, एक ऐसे ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। फिर 2 पे फिर एक सिंगलेट देखने को मिलेगा, ये भी 3 प्रोटॉन की वजह से एक सिंगलेट देखने को मिलेगा। और 4.2 ppm पे एक क्वार्टेट देखने को मिलेगा। 4.2 पे क्वार्टेट का रेशियो होता है 1:3:3:1, इस तरह से एक क्वार्टेट देखने को मिलेगा। तो ये होगा हमारा पीएमआर स्पेक्ट्रा। दिस इज फॉर टीएमएस, टेट्रामिथाइलसिलेन। दिस इज फॉर 3H A टाइप प्रोटॉन, नहीं ये C टाइप प्रोटॉन, 3H C टाइप प्रोटॉन। दिस इज फॉर 3H A टाइप प्रोटॉन, एक सिंगलेट, एंड दिस इज फॉर 2H B टाइप प्रोटॉन। तो इस तरह से एक ट्रिपलेट, एक सिंगलेट और एक क्वार्टेट देखने को मिलेगा
इन केस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो हम ऐसे ही इस जो हमने अभी पूरी एक टेबल बनाई थी उसके बेसिस पे किसी भी कंपाउंड को पीएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा पॉइंट से इधर उधर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब कुछ करके देखते हैं और कंपाउंड का। CH3 CH2 Br इथाइल ब्रोमाइड। तो ये देखते ही लग रहा है, देखो ये ए टाइप प्रोटॉन है, ये बी टाइप प्रोटॉन। इनका आएगा इसकी वजह से ट्रिपलेट, 2 प्रोटॉन की वजह से ट्रिपलेट आएगा, और इनका इन 3 प्रोटॉन की वजह से क्वार्टेट आएगा। तो एक ट्रिपलेट, एक क्वार्टेट। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ग्रुप से अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड से अटैच है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसकी रेंज आएगी 0.5 से 2 था, और फिर 2 से 5। तो 2 से 5 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू आती है अबाउट, क्योंकि इससे डायरेक्टली अटैच है, अबाउट 3.4 ppm। 3.4 ppm पे इसकी वैल्यू आती है, इनके बीच में ले लिया। और माइनस आई इफेक्ट तो इस पे लगा, लेकिन इस पे भी तो लगाएगा, ये वैसे थोड़ा सा कम लगाएगा पर लगाएगा इन प्रोटॉन पे भी, तो ये भी डिशील्डेड हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू अबाउट 1.7 ppm पे आती है। तो ऐसे जब हम एक दो बार इनको लिख के देख लेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। एग्जाम में एक पीएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना जरूर आता है ग्रेजुएशन में। अब इसी का अगर हम इसको लेके चले प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड के केस में 3 टाइप के प्रोटॉन हो गए, A B C। तो ये इससे डायरेक्टली अटैच है, इसका इनकी CH2, इनकी वजह से ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, ट्रिपलेट। और जो आएगा अबाउट, क्योंकि डायरेक्टली अटैच है तो अबाउट 3.4 और 3.5 ppm पे, इस रेंज में 2 से 5 की रेंज में। और इन CH3 का देखें तो इन 2 की वजह से इसका ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, और ये इससे ज़्यादा दूर हो गया तो ये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अब 1.2 ppm इस रेंज में लाई करेंगे ये। और ये भी इसी रेंज में लाई करेंगे, लेकिन इनका क्या है, इनकी वजह से भी स्प्लिटिंग होगी, इनकी वजह से भी स्प्लिटिंग होगी, तो इसको हम मल्टीप्लेट लिख देते हैं। मल्टीप्लेट कि बहुत सारी पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा, तो मल्टीप्लेट लिख देते हैं। और ये होता है अबाउट 1.9, इसी रेंज में होगा 1.9। इस पे इसकी कंपैरिजन में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, तो ये ज़्यादा डिसोलिड हो जाएगा, तो 1.9 ppm। तो 1.2 ppm पे ट्रिपलेट, 1.9 ppm पे मल्टीप्लेट, और अबाउट 3.5 ppm पे ट्रिपलेट देखने को मिलेगा इस कंपाउंड का। ऐसे अगर हम एक और कंपाउंड करके देखते हैं, CH3 और इस पे यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड अटैच कर दिया, ब्रोमीन। तो अब इसमें क्या हो गया, ये ए टाइप है तो ये भी ए टाइप होंगे, ये बी टाइप हो गया। तो 2 सिग्नल देखने को मिलेंगे। इन 2 का आएगा इसकी वजह से एक सिंगलेट आएगा, ये आएगा अबाउट इस रेंज में। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो 1.7 ppm लगभग इसका एक सिग्नल आएगा। और इस हाइड्रोजन का इन 6 प्रोटॉन्स की वजह से एक सेप्टेट, 7 पीक्स में ये स्प्लिट हो जाएगा, सेप्टेट देखने को मिलेगा। अब ये क्योंकि ब्रोमीन से डायरेक्टली अटैच है तो ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिसोल्डेड हो जाएगा, ये अबाउट 4 ppm पे इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम पीएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। आज के लिए इतना ही। और जो हमारा बीएससी में ग्रेजुएशन में जो पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जितना भी सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।